अब आपको ऐसा लगेगा ना कि सर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है, नहीं ऐसा सर, फील। जब आप होंगे जर्नी में तब नहीं होने की मुश्किल। ये तो आपकी, ठीक बड़प्पन है। है, हम रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा भी बेटा ट्राई यही रहेगा कि आपको दिक्कत ना हो। अब बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। आज का जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है लिमिट, और यहां से जर्नी शुरू होगी कैलकुलस की। वैसे कैलकुलस की बेटा जर्नी शुरू हो चुकी है क्योंकि हमने फंक्शन ऑलरेडी पढ़ लिया है। जिस Yes, बच्चे को फंक्शन समझ में आ गया है, समझ में आ गया सिर्फ कॉन्सेप्ट को, मान के चलिए आप 50 to 60% कैलकुलस को कमांड में करके बैठे हैं। नहीं है बेटा, फंक्शन के नोट्स को रिवाइज कीजिए। एक लेकिन फंक्शन 50 to 60% आप अंडर कंट्रोल हो। जिनको कुछ नहीं समझ में आया तो बेटा जाओ फंक्शन का रिकॉर्डिंग देखो आप, तब एक जाकर फंक्शन कैलकुलस में धीरे 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 स्टेप आगे जाओगे। जरूरी क्यों है कैलकुलस, आप ये बताओ। देखो मैथ्स के दो बहुत खतरनाक से पार्ट हैं, एक है कैलकुलस और एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब लोगों ने अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिक्स किया एडवांस में, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि ये अपडेटेड वर्जन्स है सारे के सारे। आप जो सेट थ्योरी पढ़ते हो, सेट थ्योरी ज्यादा पुराना नहीं है। सेट थ्योरी ऐसा मान के चलो कि 100-200 साल पुराना है। जो आप सेट चैप्टर पढ़ते हो ना, 100-200 साल पुराना ही है, उससे ज्यादा पुराना नहीं है। ये न्यूटन और लेबनिज दो लोगों ने कैलकुलस की जन्म दिया। और देखो ये कैलकुलस पढ़ना क्यों जरूरी है बेटा, फिजिक्स में जब आप मोशन पढ़ते हो तो एक डेल्टा आता है। जब तक डेल्टा आता है जिंदगी बहुत खुश है, जिस दिन डी आ गया उस दिन पंगा हो गया। मीनिंग समझोगे ना जब आप टर्म्स को, तो मतलब समझ में आएगा कि सर ये तो हाँ सच में डेल्टा था तो हम खुश थे। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिखकर हम लोग बोल देते सर वेलोसिटी है। अब ds बाई dt जिस दिन आ गया सर पंगा हो गया। ये d क्या है सर, आप ये बताओ। डिफरेंशिएशन। वही लोगों, अब इस पे ही कैलकुलस आ गया। अब सुनिए ध्यान से, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ बेटा, 4 से 5 महीना कैलकुलस की जर्नी चलने वाली है, जिसमें मैं एक एक करके समझा रहा हूं कि हम हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जरूरी क्यों है बेटा, क्योंकि याद रखो मैथ्स में अभी तक आपने जितना भी पढ़ाई किया है, जितना भी पढ़ाई किया, सब आपको अब यूज होते दिखेंगे। बोलेंगे सर ये भी यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है। और ये चीजें आप इंजीनियरिंग जब करने लग जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ घूम फिर कर कैलकुलस आएगा आपके सामने। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, यही सब बार बार घूम के आने वाले हैं। ठीक है, तो कैलकुलस को बहुत शानदार तरीके से पढ़ना, नॉट फॉर ओनली 12th। आप ये समझो कि सर हम आगे वाले अपने फ्यूचर के लिए पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो 5 महीना बहुत ही आराम से टिक टिक कर आपको खेलना है। सर फिर हमको छुट्टी दिलवा दो। बैकलॉग बना दिया। अभी आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। जितने बच्चों ने असाइनमेंट का बैकलॉग बना दिया बेटा, सारे असाइनमेंट भूल जाओ, अभी साइड में रखो। सारा असाइनमेंट साइड में रखो। जितना किए हो, जो किया है बहुत अच्छी बात बेटा, नहीं किए हो आज से कसम खाओ कि जो भी असाइनमेंट्स अब मिलना शुरू होंगे, जैसे कि अब लेक्चर वाइज असाइनमेंट दूंगा आपको मैं। लिमिट का मैं पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो पहला टॉपिक का असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चंस कितने रहेंगे सर, सिर्फ 10 से 15 मैक्सिमम जाएगा 20, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर 20 क्वेश्चंस हैं तो ऐसा समझो कि वो डुएबल है, आप 1 घंटा 2 घंटा में मिल करके कर सकते हो। तो अब कैलकुलस का एक भी असाइनमेंट मिस मत करना। बात करते हैं सर कितनी परसेंट चांस है सर इसको जेई में आने के लिए। बेटा 35 से 40% अकेला कैलकुलस वेटेज रखता है। 35 से 40 क्वेश्चंस सिर्फ कैलकुलस रखेगा आपके साथ। सर टफ होता है, हाँ कुछ बेटा चैप्टर्स हैं जो टफ होते हैं, कुछ चैप्टर हैं जो टफ नहीं होते। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से कि सर हम कैलकुलस में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहला चीज कि बेटा हर कैलकुलस में ग्राफ आएगा, घूम फिर कर आएगा ग्राफ। ग्राफ नहीं आता है आप बनाइए, ग्राफ के असाइनमेंट दिया हूं मैं, ग्राफ के असाइनमेंट लगाइए। नहीं भी आ रहा है तो एक बार बस आपको मैं आप लोगों को ना एक फंक्शन का थ्योरी का बुक देने वाला हूं आज। ठीक है, आप उसको देख लेना कि सर ये बुक में ऐसा ऐसा चीज है, बस उसको रिवाइज कर लेना, बस काम हो जाएगा आपका। क्वेश्चंस आते जाएंगे, हमारे जो संडे टेस्ट होते हैं उसमें हम लोग रिवाइज करते जाएंगे बस। अब सुनिए आगे की बात। बेटा आज का टॉपिक है हमारा लिमिट। हर कहानी के पीछे कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा। अच्छा सर हम ये कर रहे हैं मतलब इसके पीछे का कहानी ऐसा था। हाँ जी, कैलकुलस का सबसे शानदार बात यही है बेटा कि आप एक साइन भी लिख दिया आपने, आपने अगर इंटीग्रेशन का साइन भी लिख दिया तो इसके पीछे एक लॉजिक लगेगा कि आपने क्यों लिखा। अब ये इंटीग्रेशन कहीं आसमान से कूद कर नहीं आया,
ये हमारे अलजेब्रा में जो सिग्मा है इसी का अपडेटेड वर्जन है। जैसे कि आप एंड्रॉइड 8 चलाते थे, फिर 9 चलाए, फिर 10 चलाए, फिर 11 12 ऐसा ही अपग्रेड हो रहा है, वैसे ही साइन अपग्रेड होकर के इंटीग्रेशन पे घूम कर आ गया। ये इसको हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं, अब हम इसको कैलकुलस में पढ़ेंगे, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप समझो कि मैथ्स के जो पुराने ब्रांच है उनको हम थोड़ा सा एडवांस रूप में देख रहे हैं, और कुछ नहीं। बात समझ में आई? हाँ जी। अब मैं थोड़ा सिलेबस बता रहा हूं कि हम कैलकुलस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहला बेटा आएगा लिमिट, लिमिट। सेकंड आएगा कंटिन्यूटी, फिर थर्ड आएगा डिफरेंशियबिलिटी। सुनते रहना ध्यान से और लिखना नहीं है, बस फोकस के साथ देखो कि सर हाँ सिलेबस आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। फिर ये 3 हो गए। फोर्थ आएगा मेथड और डिफरेंशिएशन, एमओडी। नेक्स्ट आएगा बेटा एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सिक्स्थ आएगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। सेवेंथ आएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। 8 आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इनसे पहले ना डेफिनिट इंटीग्रेशन का ही एक पार्ट है जिसको कई जगह पे डेफिनिट इंटीग्रेशन में ही लिखा जाता है, कई जगह पे अलग अलग लिखा जाता है। उस चैप्टर का नाम है एरिया अंडर कर्व, जिसको लोग, देखो आपने क्या पढ़ा बेटा, डिफरेंशिएशन, फिर उसका आपने एप्लीकेशन पढ़ा। सेम आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे और ये उसका एप्लीकेशन है। आप इसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी बोल सकते हो, या आप इसको एरिया अंडर कर्व भी बोल सकते हो। एंड द लास्ट वन इज 9th डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम 5 महीनों में, अगले 5 महीनों में हम ये 9 चैप्टर्स को पढ़ने वाले, और ये हमारे कैलकुलस का पूरा ही पूरा है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ छोड़ दिया, बेटा सारे यही है। अब मैं बात करता हूं सर कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसमें हम लोग को सिखाया जाएगा और क्या क्या सिखाया जाएगा, बात करते हैं बेटा। पहला लिमिट है। लिमिट आपको वो सिखाता है कि आपकी मंजिल कहां पे है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी हमारा डेस्टिनेशन है आईआईटी पहुंचना, पहुंच करके क्या करेंगे, कौन सा ब्रांच लेंगे, हमको फर्क नहीं पड़ता सर। हमारा मंजिल क्या है कि हम कहां जाना चाहते हैं। तो लिमिट हमारा मंजिल है कि हम कहीं पे भी कहां जाना चाहते हैं। अगर मैं मैथ्स के टर्म्स में बोलूं तो बेटा ये सिखाता है कि फंक्शन हमारा कहां अप्रोच करना जा रहा है, फंक्शन का वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि बेटा एक फंक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। मैं आपको बोलूं बेटा कि फंक्शन 1 पे कितना वैल्यू देगा, मतलब सेम कहानी कि आप कॉलेज जाकर क्या ले रहे हो, कंप्यूटर ले रहे हो, मैकेनिकल ले रहे हो, इलेक्ट्रिकल ले रहे हो, तो फंक्शन का वैल्यू 1 पे हम इंटरेस्टेड है कि सर फंक्शन का वैल्यू 1 पे क्या आ रहा है। तो आपने बोला सर 1 + 1 2 आ रहा है। अब सामने वाला सेम चीज पूछा, बोला कि ठीक है आप कॉलेज में मत जाओ, कॉलेज जाने से पहले का जर्नी मुझे बताओ। तो मैं आपसे बोलूंगा बेटा कि 1 से जस्ट पहले मतलब जस्ट पहले का मतलब क्या होगा बेटा, 0.9999, जितना क्लोज आ सकते हो जाओ। फंक्शन का वैल्यू कितना था, तो लेट्स से कि बेटा मैं 0.9999 पे इंटरेस्टेड हूं, और ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.9 + 1.9999 हमारा वैल्यू आएगा। ये आप जानते हो, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं ताकि वो सारी चीजें आपके दिमाग में रिकैप हो जाए। अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर हम सिर्फ फंक्शन के लेफ्ट साइड से अप्रोच नहीं करना चाहते, हम थोड़ा राइट डायरेक्शन से भी अप्रोच करना चाहते हैं, मतलब 1.00001 बताइए सर। तो एक बच्चा बोल रहा है कि सर देखो एफ ऑफ 1.00001 पे बताओ कितना होगा। तो आप वैल्यू निकालोगे तो बेटा एफ ऑफ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.0000001, कुछ ऐसा होगा। तो आपने देखा कि सर 1.9999 2.000, इसका मतलब सर मंजिल इसका 2 था। मैं मंजिल जाकर के चेक नहीं किया। सेम कहानी मैं आपको मतलब थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा मान लो कि आप किसी आदमी के बिहेवियर में जानना चाहते हैं कि वो आदमी क्या करता है। तो आदमी के आपके पास 2 तरीका है, तरीका तो कई सारे, क्या आप इंस्टा और फेसबुक का प्रोफाइल झड़ लो,
कि सर क्या क्या आदमी क्या करता है उसका नेचर मालूम पड़ जाएगा आपको, लेकिन ठीक है, हम एक प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। तो हम इंसान के घर पे जाएंगे, उस आदमी के घर पे जाएंगे, पहले उनके आसपास के लोगों से पूछेंगे कि जरा बताइए इस इंसान के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो जो बोलेंगे आप कंक्लूजन बता सकते हैं। मान लो सारे ही बोल रहे हैं कि बहुत पैसा रखा है, बहुत पैसा रखा है, तो आप भी तो दुनिया वाले को यही बोलोगे ना, हाँ सर सच में बहुत पैसा रखा है। आपने इंसान से जाकर पूछा क्या कि बेटा तुमने पैसा रखा है कुछ, तो सामने वाला झूठ भी बोल सकता है, नहीं मैं नहीं रखा हूं। लेकिन जो इतने लोग देखे हैं उसको, वो तो सही से बताएंगे। तो हमारा काम क्या है कि सर हम किसी फंक्शन के वैल्यू पे जाकर चेक नहीं कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, हम फंक्शन की आसपास के वैल्यू में इंटरेस्टेड है, जिसको बोला जाता है नेबरहुड ऑफ पॉइंट। ये सारे डेफिनेशंस मैं आपको सिखाने वाला हूं, बस इनके टर्म्स से आप फेमिलियर हो जाओ। तो लिमिट हमारा क्या है, लिमिट हमारा मंजिल है। मंजिल मतलब सर हम मंजिल मंजिल पे जाकर थोड़ी देखेंगे। अब आपको आईआईटी जाना है तो बेटा आप आईआईटी की कॉलेज में जाकर थोड़ी बोलोगे देखो हम आईआईटी आ गए। अरे नहीं, पढ़ाई करोगे खुद चले जाओगे। दूसरा चीज है कंटिन्यूटी, कि आप कॉलेज चले गए, अब बताओ आप कॉलेज में कर क्या रहे हो, तो वो होता है कंटिन्यूअस। आप गए कि नहीं गए, जाना तो चाहते थे, आपका मंजिल था कि अब मेरे को जाना है कॉलेज, आप गए कि नहीं गए। अगर गए मतलब बढ़िया है सर, मंजिल आपको प्राप्त हुआ। तो ये बताता है कि फंक्शन के आसपास का वैल्यू कितना है, ये बताता है कि फंक्शन के आस पास और फंक्शन का वैल्यू कितना है। तो कंटिन्यूटी में हम लोग फंक्शन के लेफ्ट राइट तो पूछेंगे, मतलब हम वो इंसान के घर आसपास के लोग से तो पूछ ही रहे हैं। अब मैं इंसान के घर पे भी जाकर पूछूंगा कि आप बताइए, आपको तो दुनिया वाले बहुत पैसा वाला बोलते हैं, क्या सच में पैसा वाले हो आप। तो यहाँ पे अब मेरा सिर्फ नेबरहुड काम में आ रहा है, यहाँ पे नेबरहुड काम में नहीं आ रहा है, यहाँ पे नेबरहुड के अलावा फंक्शन खुद पॉइंट भी पूछ रहा है। मतलब आप लेफ्ट में गए, राइट में गए और आप यहां पे भी गए, तो यहाँ पे तीन चीजों के बारे में बात होगा। बात समझ में आई? हाँ जी सर। ग्राफिकली अगर बताऊं बेटा, तो एक ग्राफ में लेता हूं, एक ग्राफ लेता हूं, मान लो कि ग्राफ यहां पे टूटा है, तो लिमिट सिखाता है कि इस वैल्यू पे, इस पॉइंट पे, बोलते हैं ना कि लोग जिद कर रहे हैं कि इस ग्राफ में अगर ये ए पॉइंट है तो फंक्शन का वैल्यू ए पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ए पे तो टूट गया है ना ग्राफ, सर ए पे वैल्यू है ही नहीं, तो आप क्यों परेशान हो खोजने के लिए। लेकिन लिमिट बोलता है कि आप मेरे को खोजना है, आप बताओ क्या कैसे खोजोगे। तो लिमिट ये टाइप का इंसान है कि जो चीज जहां पे नहीं है उसको पता लगाता है, बताओ क्या है। मैं कहीं पे कोई जगह पे नहीं जा सकता है ना, तो मैं क्या करूंगा, उस जगह पे जितना क्लोज हो सकता है मैं जाने की कोशिश करूंगा। तो लिमिट हमारा ये काम करता है। कंटिन्यूटी में ग्राफ आपको कंटिन्यूअस मिलेगा, ये ग्राफ आपको कंटिन्यूअस मिलेगा। डिफरेंशियबिलिटी में ग्राफ आपको कंटिन्यूअस तो मिलेगा ही, लेकिन फिर ग्राफ के बिहेवियर के बारे में जानना शुरू करेगा कि ग्राफ था कैसा, ग्राफ एकदम स्मूथ गया या ग्राफ कहीं पे शार्प पॉइंट बना रहा है। देख रहे हो यहाँ पे शार्प पॉइंट बना रहा है, तो कुछ ऐसे ग्राफ्स आपको डिफरेंशियबिलिटी में मिलेंगे। डेरिवेटिव, अब इस चैप्टर में आप क्या सीखोगे, इन्हीं ग्राफ के ऊपर के कुछ वैल्यू पे, लेट्स से कि मैंने बोला कि बेटा ये रूट एक्स का ग्राफ है, तो रूट एक्स को डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट मतलब रूट एक्स के ग्राफ को छोटे छोटे पार्ट में काट दो। लॉजिक देखो कितना प्यारा है सर, हमारा कैलकुलस कितना फ्लो में जा रहा है कि ग्राफ तोड़ा, ग्राफ जोड़ा, ग्राफ को शार्प किया या डिजाइन बनाया, ग्राफ से जो मर्जी बन रहा है। अब वो करने के बाद मैं इंटरेस्टेड हूं कि ग्राफ के एक पॉइंट के वैल्यू पे कितना वैल्यू है, स्लोप कितना है सर। अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो एमओडी में हम सीखते हैं कि ग्राफ का स्लोप कितना है, आप ये बताओ। यस सर। अब आप जानते हो कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेरा वेलोसिटी होता है। अब एक बंदा अगर बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताओ, तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन बोल रहे होगा। अब एक बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन बताओ, तो आप बोलोगे सर जर्क होता है, dq v by dt स्क्वायर, कुछ ऐसा ही हुआ ना कि Yes, रेट sir. by dt निकाल रहा हूँ, एक्सेलरेशन का भी रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूँ। तो वही हो रहा है कि मैं छोटे छोटे पार्ट में जाकर के देखना चाहता हूँ सर क्या बिहेवियर है। सेम कि मैं किसी भी फोटो को जूम करके देख रहा हूँ, इतना ज्यादा जूम कर दिया सर पिक्सल ही डेड गो उसका। अब ये मूडी हमें ये सिखाता है कि इस ग्राफ पे बताओ कि सर यहाँ पे मैं स्लोप निकालने में इंटरेस्टेड हूं, बताओ जरा यहाँ पे ग्राफ कितना इंक्लाइंड है, कितना झुका है, कितना बेंड हुआ। अब एवडी बताता है इसी का एप्लीकेशन कि कितना हुआ रेट ऑफ चेंज बताइए। तो कुछ ये नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये एवडी है।
अब इसमें आपको सीखने को मिलेगा। ये चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग है और आपके दिमाग को हिला देगा पूरा का पूरा। लगेगा सर ये चैप्टर से मैं हार मान गया, लेकिन जो बच्चा सीख गया ना बोलेगा सर कैलकुलस के हम ही किंग है। यूडी ऐसा चैप्टर है। अब यूडी में हम क्या सीखते हैं कि ठीक है आपने यहां तक पहुंचकर बोला कि ग्राफ कितना बेंड हुआ, कैसा बना। अब यूडी बता रहे हैं बताओ कि अगर ग्राफ नीचे गया कितना नीचे गया, ग्राफ ऊपर गया कितना ऊपर गया, ग्राफ का बिहेवियर कैसा था, क्या कंटिन्यूअस था तो एकदम सीधा बना, या सीधा बन के फिर ऐसा घूम रहा है, क्या क्या बन रहा है बताओ। और इस पूरे पार्ट में हम लोग इसी ग्राफ के अंडर के एरिया में इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब पूरा कैलकुलस का बेटा ओवरऑल किंग कौन निकल के आ रहा है, ग्राफ। अब आपको रोना नहीं है कि सर ग्राफ नहीं आता, नहीं बेटा इतना परेशान नहीं करेगा कैलकुलस आपको। छोटे मोटे ग्राफ आएंगे और वो ग्राफ आपको आता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ ग्राफ आपको आता है। नहीं भी आता रहेगा तो मैं तो सवाल कर रहा हूँ तो रिवाइज करा ही दूंगा। लेकिन फ्लो हमारा ये है कि सर हम सिर्फ एक ग्राफ को पकड़ते हैं और उसमें हम 9 चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर फंक्शन का ग्राफ बना ही दोगे। तरीका अपने पास 2 है, या तो आप कैलकुलस को ज्योमेट्रिकली समझ लो, ग्राफ बनाकर समझ लो, या तो कैलकुलस में आप फंडा अप्लाई करो, सर ये इक्वेशन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, कहानी खत्म। Yes, sir. बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कौन कौन से चैप्टर आपको खूब बढ़िया से परेशान करने वाले हैं, खूब बढ़िया से परेशान करेंगे। पहला, लिमिट परेशान नहीं करेगा। एक टाइम के बाद लिमिट थोड़ा सा, देखो ये होता है ना, लिमिट सबसे पहले टफ लगेगा, ये थोड़ा सा टफ लगेगा। कंटिन्यूटी आसान हो जाता है। जिसको लिमिट आ गया वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी अपने आप सीख जाता है, अपने आप सीख जाएगा, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। मैं लिमिट को अगर 10 लेक्चर में समझाऊं तो कंटिन्यूटी आप 1 लेक्चर में समझोगे, डिफरेंशियबिलिटी आप 1 नहीं आधा लेक्चर में समझो। अच्छा सर यही गेम है। एमओडी आसान है, ये भी आसान है। एओडी मैं इसको मानता हूं सुपर टफ। Advanced level. हाँ जी बेटा, Advanced level. हाँ सुपर टफ है। अगर लेकिन देखो टफ के साथ ना, अगर चीजें टफ होती हैं तो मजा नहीं आता, टफ के साथ इंटरेस्टिंग होता है तो मजा आता है। वो चीजें बहुत बहुत, अब मान लो एक मूवी देख रहे हो बहुत ट्विस्ट आ रहा है, तू ही तो मजा आ रहा है सर, क्या ट्विस्ट आ रहा है मूवी में, मजा आ रहा है सर। अब एकदम बोरिंग सा है ना, एकदम बोरिंग, आप बोलोगे सर क्या फालतू का मूवी था। अब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करते हैं बेटा, ये आसान है, ये आसान है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन जस्ट इसका अपोजिट है, थोड़ा सा इससे टफ होता है, थोड़ा सा टफ होता है, ज्यादा नहीं। एरिया अंडर कर्व सुपर इजी, सुपर इजी, 2 लेक्चर में नहीं पढ़ जाएगा। बोलोगे सर क्या है फालतू का चैप्टर था। डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक ठाक सा चैप्टर है। सर आप डराओ मत ना, आपसे जो बोले ये जानना आपको बहुत जरूरी है किस चैप्टर में कितना एफर्ट डालना है। अच्छा ठीक है, ओके। मैं हर को सबके जैसा बोल दूंगा आसान है आसान है आसान है, कल के दिन आप मेरे को बोलते सर आपने बोला आसान और टफ लग रहा है। मैं जो चैप्टर को आसान बोला हूँ वो सच में आसान निकला है, जो चैप्टर को टफ बोला हूँ सच में टफ निकला है आपको। मैं फंक्शन भी पढ़ा रहा था तो बोला था बेटा देखो ये पार्ट आपके लिए टफ जाने वाला है, और सच में टफ जाएगा। यस सर। तो मिला जुलाकर पूरे 9 चैप्टर में बेटा कौन से चैप्टर आपको परेशान करने वाले हैं? 3। लिमिट परेशान करेगा, एओडी अच्छे से परेशान करेगा। लेकिन जिनको समझ में आ जाता है ना, ये जस्ट सर क्या बोल रहे थे टफ है सर ये आसान है, नहीं नहीं नहीं, समझ जाएगा तो आपको आसान हो जाए, समझ जाएगा तो सारा चीज ही आसान होता है। ठीक है जी, शुरू करें। यस सर। 5 Yes, महीने कसम खा लो कि सर अब एक भी असाइनमेंट नहीं छोड़ेंगे। पहला तो आपको कमिटमेंट ये करना है कि असाइनमेंट मत ही छोड़ना। मैं असाइनमेंट दिया कर दो, टाइम लो कर दो, तब जाकर एक दिन बोलोगे सर अब जेई में आप 10 सवाल तो मेरा है, पक्का 10 सवाल मेरा है सर, पूछ के दिखाओ आप। सर वो बच गई है थोड़ी सी। क्या बोला बेटा आपने? सर जो आपने असाइनमेंट दी थी वो बच गई है अभी थोड़ी। छोड़ दो उसको, लिव इट। सर मेरी थोड़ी सी रह रही, मैं भेज दूंगी आज। जिनका हो गया है दैट्स गुड, जिन्होंने बिल्कुल महान काम किया कि सर देखा ही नहीं आज तक पीडीएफ डाउनलोड करके, तो बेटा मेरी गलती थी, मैंने आपको असाइनमेंट दिया, आई एम सो सॉरी। लेकिन अब जो असाइनमेंट दूंगा ना उसको कर लेना। 5 महीना की जर्नी कैलकुलस के साथ भिड़ने वाले हो आप। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम अपना लिमिट के साथ जर्नी। तो लिमिट क्या है, पहला सवाल कि लिमिट है क्या।
दो तीन चीजें आएंगी सर, घूम फिर के दो तीन सवाल हमारे हमारे मन में आएगा कि एक बात बताओ सर, लिमिट है क्या, लिमिट क्या है। मैं हिंदी में लिख देता हूं, बल्कि लिमिट क्या है, और आंसर आएगा लिमिट हमारा मंजिल है। सर क्वेश्चन मार्क आएगा। अच्छा मैंने नहीं किया, सॉरी। तो लिमिट हमारा क्या है, मंजिल। हमने भी लिखना है। वो चीज है लिमिट, वो चीज है जहां पे हम पहुंचना चाह रहे हैं। कौन पहुंचना चाह रहे हैं, हम नहीं, हम। फंक्शन। आप। फंक्शन अच्छा। देखो, खुद को समझ रहे हैं सर, हम लिमिट है सर, मैंने भी चैप्टर बनाइए। अरे नहीं भैया, रुक जाओ। हाँ, तो दूसरा सवाल बेटा मन में क्या आएगा कि मंजिल किसका, क्या है? किसका मंजिल आप खोजना चाहते हैं। अच्छा। तो लिमिट, सवाल ये है कि लिमिट तो मंजिल है सर, मतलब लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे हो, मतलब मंजिल फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, किसका मंजिल फाइंड कर रहे हो सर। तो सवाल है लिमिट किसका। सर इंग्लिश में लिख लो। हाँ जी, इंग्लिश में लिख लो। सॉरी, सर कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोलिए इंग्लिश में लिख लो। बोली सर, इंग्लिश में लिख लो भाई। ठीक है भैया, अंग्रेज लोग। सर ऐसे ही ठीक है। नहीं सर लिख दो हिंदी में ही, हमारे को समझ भी तो आना चाहिए अच्छे से। प्लीज चैटिंग वाली लैंग्वेज में लिखो। लिमिट किसका, तो आंसर आएगा लिमिट फंक्शन का। हम फंक्शन की लिमिट को निकालते हैं। आप खुद को सर हमारा मंजिल खोज रहे हैं सर, हमें पूरी चैप्टर में, और लास्ट में पता चल रहा है कि मंजिल डज नॉट एग्जिस्ट, आंसर आगे, मतलब सर हमारा कोई मंजिल ही नहीं है। तो आप खुद को ना समझिए, ये हो गया बेटा फंक्शन। हम फंक्शन की लिमिट को निकालने में इंटरेस्ट होते हैं। अब सवाल ये आएगा कि सर मंजिल निकालेंगे कब। वही बेटा, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो मंजिल निकालोगे, फाइंड करोगे सर मंजिल क्या है हमारा। बिल्कुल जी। अब जरा ध्यान से सुनिए, कहानी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ये दो अपने दिमाग में पॉइंट को रख लीजिएगा बेटा, टोटली अनुभव बताएगा आपको, मेरा अनुभव बताएगा कि हाँ सर ये काम आपने पढ़ाकर सही किया। अब एक बात सुनिए, मंजिल मिलती किसको है, जिसका मंजिल एक हो। लोग मोटिवेशन देते हैं ना कि आप अपने जिंदगी यस सर। में कि आपको करना यही है, और उस करने के पीछे लग जाओ कि सर सच में मेरे को यही करना है, मेरे को सर इंजीनियरिंग करना है, लग जाओ, जी जान लगा दो। वो डायलॉग भी है ना बॉलीवुड में बोल के रखे हैं, अगर किसी को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको मिलाने के पीछे लग जाती है, वही है। यस सर। कायनात तो कायनात। सवाल ये कि सर मंजिल हमारे कितना होना चाहिए कि हमको मंजिल मिलेगा। बेटा मंजिल एक होनी चाहिए, तब जाकर आपको मंजिल मिलेगा, है ना। तो यहां से हमारा आंसर आता है कि सर लिमिट हमेशा एक आंसर देता है। बात समझ में आई बेटा, यस बिल्कुल सर। सर। क्या है, यस सर। लिमिट गिव्स यूनिक वैल्यू। ये सारा पॉइंट आपको बता रहा हूं, ध्यान में रखिएगा कि कहानी शुरू होने से पहले सर हम कहानी के बीच में जो जो चीजें आने वाली हैं वो मैं पहले समझ के बैठ गया। तो लिमिट्स गिव्स यूनिक वैल्यू। अच्छा, यूनिक वैल्यू का मतलब क्या होगा कि सर दो वैल्यू दे दिए तो क्या करूंगा, आपका मंजिल ही नहीं है। अब मैं आपसे बोलूं बेटा क्या बनना है, तो आप बोलोगे सर इंजीनियर बनना है, फिर डॉक्टर बनना है ये कौन सा सवाल है भैया। मैथ्स भी पढ़ लोगे, बायो, हाँ सर दोनों काम कर लेंगे सर। तो मैं आपका मंजिल बता नहीं पा रहा हूं ना बेटा कि आप इंजीनियर बन रहे हो कि आप डॉक्टर बन रहे हो, आपकी तो मंजिल दोनों है। तो मैं दो आंसर तो दूंगा नहीं, मंजिल मतलब हमारा एक मंजिल होना चाहिए सर। तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, उस केस में जहां पे फंक्शन दो दो वैल्यू दे रहा है, फंक्शन आएगा आपके सामने, टेंशन ना लो। अभी सारा चीज खुद से रिलेट करते रहो कि हाँ सर ये कहानी में ऐसा होगा। आपको बोल रहा हूं तो आप अपने आप को एक फंक्शन समझोगे, सर मैं फंक्शन हूं, मेरी मंजिल ढूंढ रहे हो सर आप। तो लिमिट गिव्स यूनिक वैल्यू, अगर मेरे पास दो दो मंजिल है कि मैं ये भी बनना चाहता हूं, ये भी बनना चाहता हूं सर, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि मंजिल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इफ, ऐसा बोल लिख देता हूं कि इफ वी गेट टू वैल्यूज, हाँ ठीक है आप ही नखरा कर लो, बाद में मैं पढ़ाऊंगा, लिख लो आप ही। इफ, सर मेरा फोन भी ऐसे ही कर रहा है, माइक ऑन है अब ऑफ नहीं होता है। काफी अच्छा लग रहा है।
सर मुझे भी। ठीक है जी। काम ही नहीं कर रहे थे। सर मेरा तो फोन ही बैठ। खींच दो एकदम। चलिए जी आगे चलते हैं बेटा। इफ वी गेट टू वैल्यूज, मतलब दो वैल्यूज आ रहे हैं, वी से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये कहानी है। इस अगर दो वैल्यू मिल गया तो मैं सीधा बोलूंगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। शॉर्ट में लिखा जाएगा LDNE। अब मैं एक ऐसा केस कंसीडर कर रहा हूं जहां पे मेरे मंजिल को ढूंढना ही फालतूगिरी है। सुनना कैसे? मान लो मैं एक इंसान के बारे में पता लगाना चाहता हूं। लिमिट चैप्टर मना करके रखा है कि आपको उस इंसान से जाकर नहीं पूछना है। मतलब वी डोंट बदर अबाउट कि व्हाट द फंक्शन इज डूइंग एट दैट वैल्यू। हमको सर मतलब ही नहीं कि फंक्शन वैल्यू पे क्या कर रहा है। अगर मैं किसी फंक्शन का एक पे वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं एक के आसपास इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि मेरा लिमिट वही चैप्टर है कि आप नेबरहुड में इंटरेस्टेड हो सर। एक पे क्या करे वो तो कंटिन्यूटी बताएगा। तो मैं एक इंसान के पास गया तो मैं लिमिट मान लू ढूंढना चाहता हूं लिमिट, तो मैं इंसान के नेबरहुड में जाऊंगा। अब देखो क्या क्या केस बन सकता है, सोचना शुरू करें कि सर या तो उसके आसपास नेबरहुड हूं, इधर भी पड़ोसी इधर भी पड़ोसी, तो अड़ोसी पड़ोसी दोनों लोग। तो मैं दोनों से पूछ लूंगा भैया ये बताओ ये भैया कैसे है, फिर इनसे पूछूंगा आप बताओ सर ये कैसे इंसान है। तो वो बोल रहा है अच्छा इंसान है, ये बोल रहा है खराब इंसान है। तो उस केस में बेटा मेरा पंगा हो गया सर। दो आंसर आ गए, एक अच्छा भी आ गया और एक बुरा भी आ गया। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यस सर। या फिर लेफ्ट अड़ोसी। और बोला, राइट पड़ोसी कुछ और बोला, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट सर। दोनों बोल दिए अच्छा इंसान है, तो बेटा मैं क्या बोलूंगा सर अच्छा इंसान है। दोनों बोल दिए खराब इंसान है, तो आंसर तो यूनिक आ रहा है ना, मंजिल तो यूनिक है ना सर। तो उसमें क्या बोलेंगे बेटा, ये रहा सर आंसर। खराब बोले तो खराब, बुरा बोले तो बुरा, सीधी बात। अब आपको नेक्स्ट केस बता रहा हूं कि मैं लेफ्ट पड़ोसी के पास गया, उसने बोला अच्छा है। मैं राइट पड़ोसी के पास गया, राइट पड़ोसी गायब है। तो मैं राइट पड़ोसी के पास जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं वो राइट पड़ोसी। बात समझ में आ रही है? तो मुझे लेफ्ट वाले पड़ोसी पे भरोसा करना पड़ेगा उस टाइम। वो जो बोल दिया मैं मान लूंगा। अगर वो बोल दिया अच्छा है तो बोलूंगा सर अच्छा इंसान है, अगर वो बोल दिया खराब है तो बोलूंगा सर खराब इंसान है। क्योंकि आंसर मेरा यूनिक से मतलब है। जब आंसर दो तो तब आएगा ना जब दो लोग होंगे। तो पहले दो तो करो तो सर। जब एक ही इंसान एक ही आंसर दे रहा तो सर मुझे उस पर ही भरोसा करना पड़ जाएगा। अब यहां से मैंने क्या सीखा, ये पॉइंट से मुझे ये पता चलता है सर कि हम फंक्शन के डोमेन में पूछते हैं। आपको मैंने एक फंक्शन दिया, सुनिए ध्यान से। आपको मैं एक फंक्शन दिया, ये सारा चीज आएगा देखना, लेकिन पहले समझते हैं जरा सर, लिमिट की फील लेते हैं। मान लो बेटा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, और एक बच्चा बोल रहा है सर बताओ फंक्शन -2 पे क्या कर रहा है। कान के नीचे ना एक जोर से बजाएंगे उसका। बेटा फंक्शन -2 पे क्या कर रहा है आप थोड़ी ढूंढोगे, रूट तो पहले मना करके रखा है भैया मेरे को -2 ही मत। यस सर। तो आप क्या करोगे सर, जाओगे नहीं ना, आप बोलोगे सर सवाल ही आपका वैलिड नहीं है। मैं डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोल रहा हूं बेटा, सुनिए ध्यान से। लिमिट आंसर दे रहा है वो ठीक है, एक इज्जत की बात हुई सर, मेरी मंजिल मेरे को पता है। दो मंजिल है वो भी एक इज्जत की बात है सर। मेरे पास मंजिल अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये बनूंगा ये बनूंगा ये बनूंगा, एटलीस्ट क्लियर तो है। और मैं एक ऐसा चीज के बारे में बात करूं जो है ही नहीं पॉसिबल। अब रूट कभी नेगेटिव ले ही नहीं सकता, और मैं बोल रहा हूं बेटा रूट का बताओ, रूट एक्स -2 पे क्या करेगा। आप बोलोगे सर लिमिट, ये कुछ नहीं बोलोगे सर, सर सवाल ही गलत है आपका। तो उस केस में बोलते हैं कि इनवैलिड है सर, आपका सवाल ही वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। मैं मंजिल है नहीं है, ये तो सर एक रिस्पेक्ट दे रहा हुआ हमारे मैथ्स के लैंग्वेज में कि है कि नहीं है। आप सवाल ही मेरे से ऐसा पूछते जो एग्जिस्ट ही नहीं करता सर। अब यहां से मैं क्या सिखाया सुनिए ध्यान से। मान लो ये सवाल आया और सवाल आपसे पूछ दिया गया बेटा लिमिट फाइंड करो 0 पे। लिखने का तरीका आप लोगों ने देखा ही रहेगा ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 या रूट एक्स क्या होगा।
तो अब मैंने आपको क्या बोला बेटा, x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0 को अप्रोच करने का मतलब 0 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, 0 को राइट से अप्रोच कर रहा है। ग्राफ से जरा समझिएगा, रूट एक्स का ग्राफ होता है बेटा ऐसा। अब मैं 0 पे लेफ्ट से भी अप्रोच करना सोचूंगा, इधर की भी ओर जाऊंगा, और मैं 0 को राइट से भी अप्रोच करने जाऊंगा। कितने बच्चे समझ गए कि सर 0 को लेफ्ट से अप्रोच करना तो ये तो बहुत वाहियात काम हो गया आपका, क्योंकि ग्राफ ही उधर नहीं है सर, आप ढूंढ रहे हो, मतलब पड़ोसी गायब था। देख रहे हो, एक पड़ोसी गायब है, इधर पड़ोसी है कोई, ग्राफ है बेटा इधर नहीं है। जब नहीं हो रहा किससे पूछोगे, सिर्फ राइट तो मुझे लेफ्ट। पॉइंट करना पड़ेगा बेटा, सिर्फ राइट पड़ोसी से पूछना पड़ेगा कि जब मैं इधर की ओर मुड़ रहा था तो ग्राफ भी इधर की ओर आ रहा था, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, 0। बात समझ में आई? यस सर। इसलिए ये सारा चीज को मिल लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप गलती कर बैठोगे। ठीक है सर? हाँ जी सर, चलिए अब आगे चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। लिमिट हमारे साथ पंगा कब कब करेगा। मान लो बेटा आपके पास एक फंक्शन दिया है 2x/x। जो बच्चे अपने मन में ये सोच रहे हैं कि सर इस x को और इस x को काट कर आंसर 2 लिख दो, बेटा सबसे दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान आप ही हो। ऐसा ना करें, x और x को ना काट दें। बचपन अभी तक अगर आप यही जी रहे हो कि सर हम जो क्लास 10th में मैथ्स पढ़ते थे वही हमारा 11th में आने वाला, वही हमारा 12th में, बेटा बहुत गंदा सोच रहे हो आप, ऐसा मत सोचो। मैथ्स बदल चुका है अभी आपके लिए, अब जैसे जैसे आगे आओगे मैथ्स बदलता जाएगा। किसी ने नहीं बोला x को काट दो, आप बोला ही नहीं किसी ने। क्यों नहीं काट सकते, सुनो ध्यान से, क्यों नहीं काट सकते। पहला है कि फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन f ऑफ 1, मतलब फंक्शन का वैल्यू 1 पे बताएंगे। मैं लिखूंगा सर 2 × 1/1 इज इक्वल टू 2। फंक्शन का वैल्यू 2 पे कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। फंक्शन का वैल्यू -1 पे कितना आएगा, -2 कितना आएगा, 2 माइनस कर दिया ना, छोटी बात। 2 × -1 बेटा आंसर 2 आ रहा है। यस सर। से बोल रहे हो, फंक्शन का वैल्यू 0 पे क्या आएगा, 0 नोट डिफाइंड सर, 0 ही हुआ, ऊपर भी 0 आ गया ना, तो 0 0 काट दे, 0 नो सर। 0 0 काट दो। हाँ जी, नहीं तो किसने बोला? इसलिए मैंने मना किया, तो बेटा x और x को काटो मत, पहले x से पूछो। मैंने आपको डिटरमिनेंट में भी समझाया था कि अगर ax = b आया तो बेटा अब आपको इतना समझदारी अपने अंदर लाना पड़ेगा कि सर मैं a को डायरेक्ट नहीं भेजूंगा उधर। वी कैन नॉट राइट x = b/a। मुझे a से पूछना पड़ेगा, बेटा वैल्यू बताओ तुम कौन हो। अगर ये 0 छोड़ के कुछ भी हुआ तो मैं भेज सकता हूं, लेकिन अगर एग्जैक्टली 0 हो गया तो मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा ऊपर वाले इक्वेशन से। नीचे हमको अलाउड नहीं है लिखना। याद आया बेटा जब एसओएलई पढ़ा रहा था तो ये सारा चीज समझाया था आप लोगों को। क्या पढ़ा रहे? तो सर ये तो मैं करूंगा ही नहीं, तो ये 0 0 तो काट ही नहीं दूंगा। अब यही आपको लिमिट काम करेगा, यहां पे लिमिट आपका काम करेगा कि सर मैं वो जगह पे फंक्शन का वैल्यू डिसाइड कर रहा हूं जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जैसे एक आपने सुना रहेगा बरमुडा ट्रायंगल करके, सुना है नाम? कौन सा? ट्रायंगुलर शेप है, एक ट्रायंगुलर शेप है, ऐसा ही ट्रायंगुलर शेप है, मैं आपको बना देता हूं। एक ट्रायंगल है और इसका नाम है बरमुडा ट्रायंगल। बरमुला, वो तो फ्री फायर में भी होता है। यस सर, फ्री फायर में होता है। अब इसमें होता क्या है बेटा कि जैसे ही इसमें कोई जहाज एंट्री मारती है, थोड़ा जहाज बनाते हैं, आएगा तो नहीं बनाने लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूं, ठीक है। बोट अगर इसके अंदर आया, जैसे ही ये बरमुडा ट्रायंगल में जाएगा इनका काम खत्म, गायब हो जाते हैं। तो बेटा आपको लगता है कि सर यहां पे कोई जाकर देखेगा कि अब मैं इंटरेस्टेड हूँ सर इसके अंदर ऐसा क्या चीज है कि ये बोट को ही गायब कर दे रहा है, एरोप्लेन को ही गायब कर दे रहा है। ये सच में ऐसा ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है? सच में यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड बोलो या फील्ड इसका इतना तगड़ा है ना कि अगर ऊपर से एरोप्लेन भी जाता है तो खींच लेता है। इसके बारे में पढ़िएगा आप इंटरनेट पे। ये है ऐसा क्या?
अब धीरे धीरे इसका मिस्ट्री खुल रहा है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं खींचता है, कई लोग बोल रहे हैं खींच रहा है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ खींचता है। तो बेटा ऑब्वियस बात है ना कि मैं इसके अंदर बोर्ड तो नहीं लेकर जाऊंगा सर स्टडी करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, जितना क्लूज होगा सर मैं जाकर देखूंगा, जितना क्लूज है सर मैं इधर से भी आऊंगा, इधर से भी आऊंगा, और हर जगह पे रीडिंग लेने की कोशिश करूंगा कि सर ऐसा कितना इसका फील्ड है कि जो खींच लेता है। बात समझ में आई बेटा? अब Yes. हर जगह से मैं निकाल लूंगा वैल्यू, बताऊंगा सर देखो इधर से अगर 4.99 आ रहा है, इधर से सर 5.01 आ रहा है, इधर से सर 5.02 आ रहा है, तो मैं बोलूंगा सर अप्रोक्सीमेटली 5 है इसका आसपास का आंसर। बात समझ में आई बेटा? यही हमारा लिमिट, और लिमिट हमारा यहीं पे काम करता है। याद रखना कि लिमिट हम उस जगह पे अप्लाई करते हैं जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि हमको वो वैल्यू निकाल कर देगा जो एक्चुअली में वैल्यू था ही नहीं। एक मिनट सर, फिर तो आपने एक और मेरे दिमाग में सस्पेंस क्रिएट कर दिया सर। क्या? तो फिर तो सर जब वैल्यू था ही नहीं और आप वैल्यू दे रहे हो, इसका मतलब सर जो आप वैल्यू दे रहे हो ये अप्रोक्सीमेट आंसर दे रहे हो आप, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो सर था ही नहीं। Yes, sir. सर वीडियो पास हो गई। मेरे को सर लगा साउंड भी नहीं आ रही। मेरे को लगा शांत मेरा हो गए सर। मेरे को लगा मेरा नेट मैंने मेरे मिस सोचा मेरा नेटवर्क गया। ये बरमूदा मैप है। अभी यहाँ जहाज उतरेगा। आप पैराशूट से लैंड करेंगे। भाई लैंड करवा दे बस। हेलो सर, आप हो? सर फ्री फायर खेलने गए हैं शायद। यार फ्री फायर तो बैन होगी। ट्राई कर लेता हूँ एक बार, होती कैसी है। हाँ वो भी है। सर को एनिमीज ने मार तो नहीं दिया? ओले, स्क्रीन शेयरिंग भी बंद। ओहो सर ध्यान से खेलना चाहिए था ना। सर अब कोई कौन कराएगा आपको रिवाइव वहां पे जाके? है ना, वही तो बात है, हम भी यहाँ पे हैं वरना करवा देते हैं भाई। खेलते थे यार, छोड़ दी। खेलते थे, अब नहीं खेलते हैं। अब नहीं खेलते। उड़ा दी है। कहाँ पर है बता तो। हीरोइक पहुंच गई है सर दीपिका? हाँ हीरोइक पहुंच गई है। हाँ जी बिल्कुल। सर का है। सर का मैसेज आया कि वाईफाई यार वाईफाई। थोड़ा ऊपर ने मजा आ रहा था और अब चले गए सर। आ गया बेटा, टेंशन ना लो। सर आगे क्या बोला बेटा आप? नहीं, आपका मैसेज पढ़ा ना, मेरे को लगा आप बोलो कि बेटा सॉरी अब आपको क्लास लेफ्ट करनी पड़ेगी। फोन में डेटा है ना यस सर। सर, केशव की बात सच होगी ना, फोन में डेटा पड़ा है अभी। अच्छी बात है कि मैं जिस लोकेशन पे वहां पे फोन का डेटा बहुत अच्छा चलता है, ठीक ठाक चल लेता है। सर आइए, फिर स्वागत है आपका हमारी क्लास में। हाँ जी, मैं कहाँ तक पढ़ा था, इसलिए बोलता हूँ ना बेटा, बीच बीच में बोला करो, मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ। आप लोग बरमूला सर वही बात आप बरमूदा पे पहुंचे थे हम। बरमुडा पे पहुंचे थे, ठीक है। लैंड हो रहे थे। नहीं लैंड नहीं होना है बेटा, खींच के डुबा देगा उसके अंदर। सर हमें लगा फ्री फायर खेलने तो हम चल गए। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको बोला था कि इस ट्रायंगल के अंदर इतना स्ट्रांग फील्ड है कि कोई भी एरोप्लेन या कोई भी बोट इसके अंदर नहीं जा सकता है। अगर वो अंदर जाएगा तो अंदर ही जाएगा, बाहर निकलने कभी निकल ही नहीं सकता है। तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि सर इसके आसपास के रीडिंग लेने का ट्राई करेंगे कि सर इसके आसपास का रीडिंग कितना बता रहा है। लेट्स से कि सर अगर इधर से मैं जा रहा हूं तो मेरा रीडिंग जो आ रहा है फील्ड का वो 4.9 आ रहा है। क्या करना यहां है? पे जा रहा हूं सर 4.998 आ रहा है। इस साइड से आ रहा हूं सर तो 5.0001 आ रहा है सर।
तो मैं जाकर दुनिया वाले को क्या बोलूंगा कि इसका जो फील्ड है अप्रोक्सीमेटली 5 है। बात समझ में आया बेटा? तो मैं आपको यही समझाया, यहां से ये समझाया। अब बताओ बेटा क्या एग्जैक्टली 5 था इसका फील्ड? नो सर। नहीं ना, बस यहाँ पर बोल दिया, मैंने रीडिंग लिया और बोल दिया कि सर ये हो रहा है। अब मैं अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लिया तो वो लोग बोल दिए कि इंसान अच्छा है। क्या गारंटी है कि सर इंसान अच्छा है? मैं तो दूसरे का सुना सुनाया बात बोल दिया। इसका मतलब ये हुआ सर कि लिमिट हमारा कभी एग्जैक्ट आंसर देता ही नहीं है। और ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट आपके अंदर होना चाहिए कि सर हम जिस फंक्शन का लिमिट निकाल रहे हैं हम अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल रहे हैं, हमारा एग्जैक्ट आंसर सर कभी हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आई बेटा? यस सर। जहां भी एग्जैक्ट आंसर होगा हम वहां पे लिमिट निकालेंगे ही नहीं सर। अब मैं एक IITian से जाके पूछ रहा हूं बेटा तुम्हारा मंजिल क्या है, तो 2 साल पहले बोला था कि मुझे IIT जाना है, अब IIT पहुंच गया तो बोल रहा हूं बेटा मंजिल क्या है। तो अब वहां पे मैं थोड़ी वो अप्रोक्सीमेट आंसर थोड़ी देगा बेटा, वो एग्जैक्ट आंसर देगा ना, सर IIT था मैं पहुंच गया। बात समझ में आई बेटा? तो एक पॉइंट मैं यहां पे लिखा हूं, लिमिट डज नॉट गिव एग्जैक्ट वैल्यू, कभी वैल्यू देता ही नहीं एग्जैक्ट। तो सबसे स्ट्रांग ये भावना अपने अंदर मान के चलना है कि सर हम जो लिमिट निकाल रहे हैं, हम जो मंजिल निकाल रहे हैं, हमको मंजिल प्राप्त नहीं हुई सर, हम मंजिल पे जाना चाह रहे हैं अभी, ठीक है। और लिमिट हम निकालेंगे कब? जहां पे हमारा पंगा होगा कि सर हम वैल्यू निकाल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, क्या यहां पे हमको लिमिट निकालना पड़ेगा? नहीं। क्या यहां पे वैल्यू निकालना पड़ेगा, लिमिट निकालना पड़ेगा? नहीं सर, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आपको मिल रहा है, सब्स्टिट्यूट करके देखा तो वैल्यू मिल रहा था सर। क्या यहाँ पे लिमिट निकालेंगे? ना। क्या यहाँ पे निकालेंगे? हाँ सर, यहाँ पे वैल्यू निकाला जाएगा क्योंकि फंक्शन यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो रहा है। अच्छा जी, ये बात है सर। हाँ जी, ये बात है। अब आगे चलते हैं बेटा। व्हाट हैपेंस इन नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 0? अब ये बताओ सर कि जिस x के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके अड़ोसी पड़ोसी हैं कैसे? और मैं ऐसे जाकर बोल दूंगा ना कि सर उसके बगल वाला पड़ोसी, घर के पीछे वाला लोग ऐसे थे, घर के आगे वाले लोग ऐसा थे। मैथ्स में तो आगे पीछे चलता नहीं है बेटा। हमारे पास एक स्टैंडर्ड नोटेशन होना चाहिए कि हम किस नेबरहुड को कैसे दिखा रहे हैं। अब मान लीजिए आपके पास x कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा हर पॉइंट को। यहां पे x है, जब मैं x को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं, जितना क्लोज हो सके मैं जा रहा हूं, जितना क्लोज हो सके। ये मैं मान लो बेटा यहां पे खड़ा हूं, यहां पे हो सकता है कि इनके बीच में एक और गैप आ जाए और कोई बच्चा यहां पे खड़ा हुआ आपको दिख जाए, हो सकता है। जितना स्मॉल डिस्टेंस हो सके आप मान लीजिए, जितना स्मॉल कंसीडर कर सकते हैं कंसीडर कीजिए आप। और आप लेफ्ट से अप्रोच किए तो आप बोलोगे कि सर मैं x को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा था, तो इसको लिखा जाता है कि लेफ्ट है, लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 0। मान लो x इक्वल टू 0 है यहां पे, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको कैसे डिनोट कैसे करूंगा बेटा? x इक्वल टू 0 मैं लिखूंगा f ऑफ, दो नोटेशन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। ऐसा लिखूंगा कि सर इस फंक्शन का वैल्यू x जब 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया, फंक्शन का वैल्यू x जब 0 को लेफ्ट से अप्रोच किया, तो इसको बोला जाता है लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 0। और इसको क्या बोलेंगे बेटा? राइट नेबरहुड ऑफ 0 कैसे लिखा जाएगा? बस 0 से प्लस। वो ऑब्वियस बात है ना सर, 0 से हल्का पीछे हो तो 0 माइनस लगाएंगे, 0 से हल्का आगे हो, बिल्कुल थोड़ा सा आगे प्लस। तो लिखने का तरीका क्या होगा बेटा? यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x। दूसरा तरीका क्या होता है सर? दूसरा तरीका होता है बेटा ये, मैं फंक्शन को f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 प्लस, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। अब दोनों का मीनिंग समझ लीजिएगा। ये बोल रहा है कि फंक्शन का वैल्यू 0 पे हल्का सा लेफ्ट साइड से, फंक्शन का वैल्यू 0 राइट साइड से, प्लस स्टैंड फॉर राइट साइड, माइनस स्टैंड फॉर लेफ्ट साइड। बात समझ में आया बेटा? सिंस f ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, एग्जैक्ट 0 पे तो हमको मालूम नहीं है, तो मैं 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, नहीं तो 0 को राइट साइड से अप्रोच करूंगा सर। अब वो लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हो तो सर लिखने का तरीका ये हुआ आपका,
और अगर राइट साइड से अप्रोच करें तो लिखने का तरीका मेरा ये होगा सर। ये नोटेशन से आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। आगे चलते हैं बेटा, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स। कि हमारा जो सर वो फंक्शन था, आपने तो बार बार ग्राफ का नाम लिया है, ये देखते हैं सर ग्राफिकली हुआ क्या। हुआ ये कि हमारा ग्राफ ऐसा ही बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x बाई एक्स। मैं x को कैंसिल कर दूंगा, और मैंने आपको क्या बोला बेटा कि हर केस में आप x को कैंसिल कर पा रहे थे। अगर x का वैल्यू 1 रखा, आप कैंसिल करके 2 लिख दिए। अब x का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 इंटू 2/2, 2 कैंसिल, आंसर 2 आ रहा है। -1 रखा तो भी आप आंसर कैंसिल करके सर 2 लिख रहे हो। लेकिन जब 0 हो गया तो सर अब कैंसिल करना आपने मना किया। मतलब सर यहां से कंक्लूजन हमारा ये निकल रहा है कि वी कैन कैंसल आउट x फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, सिर्फ 0 पे कैंसिल मत करना आप। तो f ऑफ x इक्वल टू 2 का ही ग्राफ बनाओगे आप। लेकिन जहां पे ये फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है, हम हल्का सा एक होल दे देते हैं, यहाँ पे एक सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं कि सर फंक्शन का वैल्यू वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। बात समझ में आई बेटा? तो अब देखिए ये आपका 0 है, ध्यान से समझिए, ये आपका 0 है। जब 0 पे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं आप, तो फंक्शन भी 2 पे ही जा रहा है। जब 0 को आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन 2 को ही अप्रोच कर रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 2x बाई x इक्वल टू 2। 0 से हल्का छोटा जा रहे हैं सर, तो भी ये फंक्शन 2 पे ही अप्रोच कर रहा है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 2x बाई 2। इस केस में भी सर 2 ही आ रहा है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 2x बाई 2 का वैल्यू, आप ये मत लिखना बेटा, ये गलती है। लिमिट अगर कोई बच्चे ये बोल रहे हैं ना x इक्वल टू 0 सर f ऑफ x, बेटा ये गलत है। आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए लिमिट का यूज करते ही नहीं है, तो ये नोटेशन ही आपका गलत है। लिमिट जब भी आएगा एक अप्रोक्सीमेट आंसर लेकर आएगा। बात समझ में आई? तो आप अगर ऐसा भी लिख रहे हो ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सिर्फ 0 लिखा आपने f ऑफ x, तो भी दुनिया वाले समझते हैं कि टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है 0 को लेफ्ट से अप्रोच करना और 0 को राइट से अप्रोच करना। एग्जैक्ट 0 जब लिखोगे, जब आप इक्वल टू 0 लिखोगे, तब दुनिया वाले समझते हैं कि आप फंक्शन का वैल्यू एट 0 निकाल रहे हो। जिसमें लिमिट लिखना ही बेवकूफी है, हम लिमिट लिखते ही नहीं है वहां पे। बात समझ में आई बेटा लोग? यस सर। ये बहुत आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए सर, कब हम किसका यूज कर रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, क्योंकि यही चीजें आगे चल करके कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में एक बड़ा रूप ले लेती है। तो ये अच्छे से सीखोगे तो वो 1-2 लेक्चर में निपट जाता है। डेफिनेशन को समझिए, लेकिन डेफिनेशन से पहले ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं आपके सामने बेटा 4 ग्राफ बना रहा हूं। एक ग्राफ ऐसा, एक ग्राफ ऐसा, ठीक है, इतना ही ग्राफ बना रहा हूं। हर केस में मेरा सवाल यही है कि जब ये x का वैल्यू a था, तो यहां पे फंक्शन का वैल्यू लिमिट l आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू l आ रहा है। यहां पे एक y डॉट है, मुझे a पे फंक्शन का वैल्यू l आ रहा है। x इक्वल टू a पे यहां पे वैल्यू l आ रहा है, यहां पे वैल्यू m आ रहा है। अब यहां से आपको लिमिट का मीनिंग क्लियर होगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या यहां पे मुझे लिमिट निकालने की जरूरत है? मेरा सवाल क्या है कि सर फंक्शन का वैल्यू a पे चेक करना चाहता हूं, तो मैं डायरेक्ट a से पूछूंगा कि भैया आप एग्जिस्ट करते हो कि नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए, मैंने f1 पूछा, तो इससे पूछा बेटा 1 पे वैल्यू दोगे? इसने बोला हाँ दूंगा भैया, देखो 2 आ रहा हूं। पंगा तो मैं 0 पे कर रहा हूं, बाकी आप जो मर्जी पूछ लो, हाँ आंसर हमारा हाजिर है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। तो पहला अप्रोच हमारा लिमिट सॉल्व करने का क्या होना चाहिए कि सर हम सब्स्टिट्यूट करके देख लें कि लिमिट निकालने की जरूरत भी है कि नहीं है। तो कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर यहां पे फंक्शन का वैल्यू एट a ये l आ रहा है, लिमिट लिखने की जरूरत ही नहीं है सर, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू a पे एग्जिस्ट
कर रहा है। क्या यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू बेटा एग्जिस्ट कर रहा है ए पे? नहीं सर। हमने एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा दिया कि सर ए पे फंक्शन का वैल्यू एल आता है। जैसे ऊपर में आइडिया लगाया कि फंक्शन का वैल्यू 0 पे 2 ही आता है सर, लेकिन वो 2 हमारा आइडिया है, 2 हमारा मंजिल है जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं। पहुंचे थोड़ी है सर अभी। यस सर। अब बेटा ए पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट कर नहीं रहा है सर, फंक्शन टूट गया एल पे, तो अब यहां पे लिमिट का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मेरे दिमाग में 2 आइडिया कि सर आप लेफ्ट से अप्रोच कीजिए। जब मैं लेफ्ट जा रहा हूं तो मेरा ऐसा जा रहा है ग्राफ, तो ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है? एल को अप्रोच कर रहा है। जब मैं राइट से अप्रोच कर रहा हूं, इसको राइट से अप्रोच करेंगे बेटा तो ये भी ऐसा आएगा, ये भी एल को आ रहा है सर। तो लेफ्ट पड़ोसी भी एल बोल रहा है, राइट पड़ोसी भी एल बोल रहा है, तो सर हमारा लिमिट क्या होगा? एल ही होगा सर। थर्ड ग्राफ की बात कीजिए। जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो आपका ग्राफ किस वैल्यू को अटेन कर रहा है बेटा? एल को अटेन कर रहा है सर। लेकिन जब आप राइट से अप्रोच कर रहे हैं इसी वैल्यू को, तो ग्राफ आपका ये काम में आ रहा है सर, और ये किसको अटेन कर रहा है सर? एम को जा। तो लेफ्ट पड़ोसी बोला एल और राइट पड़ोसी बोला एम। सर हमारा दो आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस केस में क्या बोलते हैं बेटा? लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पे लिखने का तरीका क्या होगा? यहां पे हम लोग लिखेंगे सर लिमिट, ध्यान से देखिए, लिमिट x जब a को टेंड कर रहा है तो मेरा फंक्शन का वैल्यू l आ रहा है। जब मेरा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a है तो a माइनस पे फंक्शन का वैल्यू l आ रहा है, और लिमिट मैं इधर लिख दे रहा हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा? m आ रहा है। क्योंकि LHL और RHL दोनों ने सेम आंसर नहीं दिया, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट लिखा जाएगा। क्या बात समझ में आई बेटा? यस सर। यस सर। कॉन्सेप्ट दिमाग में गया? गया सर। यस तो ये सर। हमारा कुछ ग्राफिकल अप्रोच होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या है सर? ये सारा इंग्लिश छोड़ दो, इंग्लिश पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, सीधा आते हैं ये सवाल पे, सीधा आते हैं ये सवाल पे। ये एग्जाम्पल है। मैं आपसे बोलूं बेटा कि मुझे फंक्शन का वैल्यू क्या हर जगह डिफाइंड है? आप बोलोगे नहीं सर। देखो एक शैतान बच्चा क्या काम करेगा, इसको लिखेगा सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, और बस वही जादू, काट दो सर। क्या काटना अलाउड है? नहीं। सिर्फ लिमिट के लिए बेटा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप काटना अलाउड नहीं है, ये मैथ्स में अलाउड नहीं है। बचपन में करते थे ये सब काम, क्यों अलाउड नहीं है सर, और कब अलाउड नहीं है ये बताओ? ये अलाउड नहीं है 1 पे। जब ये नीचे वाला 0 और ऊपर वाला 0 मिलेगा तो 0 और 0 हम काट नहीं सकते सर, सिर्फ 1 पे ही पंगा कर रहा है ये। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो सर कि जब मेरा x 1 नहीं है, when x is not equal to 1, तो मैं लिख सकता हूं कि फंक्शन का वैल्यू बेटा x प्लस 1 होगा। जब अगर ये 1 है ही नहीं, ये 2 है, 3 है, 4 है, तो बेटा नंबर्स आएंगे, नंबर्स आएंगे तो सर मैं काट दूंगा। पंगा कब होता है सर? जब 0 बाई 0 दिखे। ये आप सीखोगे, इसको बोला जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, कि हम कब कब नहीं कैंसल आउट कर सकते हैं। कुछ दिमाग में रूल मालूम होने चाहिए सर कि ये जब आएगा तो हम नहीं काटेंगे। 0 बाई 0 है सर, नहीं काटेंगे इसको। और 0 कब बन रहा है? x 1 पे 0 बन रहा है सर, तो ये नहीं काटो आप। तो अब जब नहीं काटने की बारी आएगी x इक्वल टू 1 पे, तो बेटा अब किसका यूज किया जाएगा? लिमिट का यूज किया जाएगा सर। क्या आप 1 पे तो वैल्यू निकाल नहीं सकते थे, लेकिन आप बोल रहे हो मुझे निकालना ही है, तो फिर लिमिट लगाइए। और लिखेंगे कैसे बेटा लोग? लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x, मतलब फंक्शन का वैल्यू 1 पे अप्रोच कर रहे हैं, तो सर आंसर कितना दे रहा है? 1 पे तो एग्जिस्ट किया ही नहीं, इसलिए मैंने लिमिट लिया सर। जब एग्जिस्ट नहीं किया तब मैं जाकर लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा। जब एग्जिस्ट कर रहा है तो लिमिट लेने की जरूरत नहीं सर, डायरेक्ट जाकर पूछ लो ना। तो ये बेटा लिखेंगे कैसे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डाल दीजिए, वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। ग्राफ बनाएंगे तो हर फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 1 ग्राफ बनेगा x प्लस 1 का। फॉर एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सर, तो ग्राफ बनेगा कैसे इसका? ये रहा ग्राफ। x प्लस 1 का ग्राफ कैसे बनता है बेटा लोग?
सर y इक्वल टू x ये रहा, x से x ये रिटर्न कर दो, यस सर ये रहा ग्राफ सर आपका, Yes, यहाँ पे sir. -1,0 ये 1,0,1 फंक्शन पंगा कब कर रहा है सर? 1 पे पंगा कर रहा है, मतलब कि जब एक साथ कुछ भी डाल रहे सर आप, ये x+1 आंसर देगा, लेकिन जैसे ही आप 1 डालोगे, जैसे ही आप 1 डालोगे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब सर 1 पे क्या आता, हल्का सा एक होल आता, सर्कल आता कि सर यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब मैं चाह रहा हूं कि अप्रोच करके देखा जाए, आसपास देखा जाए। जब फंक्शन का वैल्यू 1 पे अलाउड नहीं है तो मैं क्या करूंगा बेटा, लिमिट लूंगा, मतलब 1 के अड़ोसी पड़ोसी से पूछूंगा भैया बताइए 1 क्या आंसर देंगे। तो देखिए 1 को जरा लेफ्ट से अप्रोच किया जाएगा और 1 को राइट से अप्रोच किया जाएगा। देखिएगा मैं 1 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं, 0.999 आंसर आ रहा है 1.999। क्यों? क्योंकि फंक्शन का वैल्यू क्या है, x+1। एग्जैक्टली 1 के लिए मुझे नहीं मालूम सर कितना देगा, लेकिन जब मैं 0.99 लिख रहा हूं तो सर 1.99 यहां पे रखकर वैल्यू देखिए यही आएगा। फिर आप 0.99 रखिए 1.99, 0.9 रखिए 1.9। अच्छा, और इधर आप ये वैल्यूज रखेंगे तो सर ये वैल्यू आ रहा है एग्जैक्टली 1 पे सर, नॉट डिफाइंड, मुझे नहीं मालूम है सर। तो मैं एक रफ आइडिया क्या दे सकता हूँ कि सर मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ 1.9, 1.99, 1.999, 1.99 सर ऐसा जा रहा है। और जब मैं राइट से अप्रोच कर रहा हूँ तो सर 2.001, 2.01, 2.1 सर ऐसा आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट आइडिया क्या देख सकता हूँ बेटा कि सर यहाँ पे इसको 2 आना था। बात समझ में आया? यस Yes, सर मैं बोल सकता हूँ सर फंक्शन जब yes, sir. अप्रोच कर रहा है तो ये वैल्यू मेरा 2 को अप्रोच कर रही है लेफ्ट हैंड साइड से भी, और जब मैं राइट हैंड साइड से भी आ रहा हूं तो फंक्शन का ग्राफ मेरा 2 को ही अप्रोच कर रहा है सर। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? यस सर yes, sir. तो ये Yes, था sir. कॉन्सेप्ट। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो बेटा आपको कुछ ग्राफ दिए जाएंगे, ये ग्राफ देख करके आपको बताना है कि फंक्शन का वैल्यू कितना अटेन कर रहा है, क्या क्या है। ये सेम ग्राफ नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू किया जाएगा आप लोगों के साथ, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप दूसरी क्लास ज्वाइन करें और 5 महीना Yes, sir. अच्छे से पढ़ाई करना है, बिल्कुल अच्छे से, नहीं तो फिर मेरे को दोष मत देना सर कैलकुलस समझ में नहीं आया। मैं पहले सर, वार्निंग सर लास्ट स्लाइड निकाल दो 1 मिनट। स्लाइड निकाल दो बेटा, रुक जाइए।